राधे राधे बच्चों। तो क्लास 11th की बात हो रही थी। क्लास 11th में पहला चैप्टर कौन सा था? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की मूलभूत या मूल अवधारणाएं थी। हम लोगों ने केमिस्ट्री के पिता कौन थे? केमिस्ट्री के पिता थे लेवासिए, या हमने कहा था कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री बर्गलियस थे। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री जो थे वो थे बर्जेलियस। और वहाँ पर हमने वर्गीकरण की बात कर लिए थे। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण का मतलब क्या आया कि जो पदार्थ हैं उनका भौतिक वर्गीकरण में क्या था कि या तो वो ठोस होंगे, या तो वो सॉलिड होंगे, या तो फिर वह भौतिक का मतलब क्या हुआ कि देखने में वो कैसे लगते हैं कि या तो 3 अवस्था दिखाई देती है, या तो वह ठोस अवस्था में होगा, या फिर द्रव अवस्था में होगा, या फिर गैस अवस्था में होगा। तो हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे वो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी होगी? उसी के आगे जो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब इनके ये 3 प्रकार, इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं। 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती? ठोस, द्रव और गैस। हम पहले की बात करें कौन सी होगी? ठोस अवस्था। कौन सी होगी? ठोस अवस्था। अब देखिए ठोस अवस्था या सॉलिड अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। पदार्थ की सॉलिड अवस्था। सॉलिड अवस्था में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की यदि सॉलिड अवस्था में बात किया जाए तो ये कोई मान लीजिए कि क्या है कि एक प्रकार का हमारा क्या है, क्रिस्टल है। और क्रिस्टल होने पर जो इनमें कण पाए जाएंगे वो कौन से होंगे? अवयवी कण होंगे। वो सॉलिड अवस्था में होंगे। कैसे होंगे? सॉलिड अवस्था में। मतलब जो इसके प्रत्येक कण होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे। और पास पास होने का मतलब इनका आकार और आयतन क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक दूसरे से क्या होंगे? अटैच होंगे। और जब ये एक दूसरे से अटैच होंगे तो इनके बीच क्या होगा? रिक्त स्थान नहीं होगा। और एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होंगे, पास पास होंगे, तो उनके अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान नहीं होता है। और जब रिक्त स्थान नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो यदि हम इसके बात करें चाहे तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था में इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। दूसरी के पॉइंट की बात क्या कर सकते हैं कि इनके जो कण होते हैं, जो ये आपके पार्टिकल्स हैं या जो अवयवी कण होते हैं, और अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण या तो वह परमाणु होगा, या फिर वह अणु होगा, या फिर वह आयन होगा। तो जो इनके अवयवी कण हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इनके कण बहुत पास पास होते हैं। दूसरा पॉइंट ये बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि जो इनके कण होंगे केवल कंपन कर सकते हैं। मतलब कि इनके जो कण हैं, ये जो आपके ये कण हैं, वो केवल कंपन क्या कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे से हिल सकते हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास रिक्त स्थान है ही नहीं। तो इसलिए हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इनके कण केवल कंपन करते हैं। कंपन करने का मतलब हिलते डुलते हैं,
लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यदि हम आकर्षण बात करें तो इनके कणों के बीच, क्योंकि ये आपस में बहुत पास पास जुड़े होंगे, तो इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। मतलब इनमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता। ये पॉइंट बनता है कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई भी ठोस ले लो। ठोस का मतलब जैसे कि लकड़ी भी हो गई, ईंट, बर्फ या चाक इत्यादि, ये क्या होते हैं कि आपस में, तो ये ठोस अवस्था की बात है कि ठोस अवस्था में लगने वाले कणों के बीच या अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो रहा है, आकर्षण बल बहुत अधिक है। ये केवल कंपन करते हैं, इनके कण बहुत पास पास होते हैं, इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये बात की जाती है पहले अवस्था की। तो पहले लिखिएगा, हम लोग दूसरे की बात करें तो जो दूसरा है, ये पहला हो गया ठोस, दूसरा हम कहेंगे द्रव अवस्था, जिसे क्या कहा जाता है, लिक्विड स्टेट, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं। अब लिक्विड अवस्था में क्या होगा कि कोई जो पार्टिकल होगा, क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे उनमें जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे कि थोड़ा दूर दूर होंगे, और जब दूर दूर होंगे तो उनमें लगने वाला, देखो ये स्पेस पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, एक दूसरे कणों के बीच क्या है, स्पेस है। तो इनमें क्या है, रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान है तो इनके बीच आकर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा। अब जब रिक्त स्थान है तो ये वाला कण यहाँ भी खिसक के थोड़ा इधर आ सकता है, या ये वाला कण ऊपर नीचे हो सकता है। तो इनमें कंपन तो होता नहीं क्योंकि स्थान परिवर्तन हो रहा है, और जब इनका साइज शेप बदल जाएगा, मतलब इनका आकार बदल जाएगा, तो इस कण के क्या होंगे, आकार भी चेंज हो जाता है। तो मतलब कणों की स्थिति बदलने पर उसका आकार भी बदल जाता है, और इनके बीच आकर्षण बल कम है, तभी तो ये वाला कण यहाँ भी आ सकता है, ये वाला कण इधर इधर उधर जा सकता है। तो हम इसमें पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आयतन और आकार की बात करें तो इनका आयतन तो निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित, परंतु आकार, जो इनका आकार होता है वह अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो इनके कणों के, जो इनके कण है वो ठोस की अपेक्षा, जो इनके कण है वो ठोस की अपेक्षा क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे। हम लिख सकते हैं इनके कण ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, दूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि जो ये सीमा है, ये मान लो एक बाउंड्री लाइन है द्रव की, इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो ये कण उपस्थित है वो स्पेस होने के कारण वो कहीं भी आ सकता है। मान लो कि ये क्या कहते हैं कि कण नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। तो ये क्या है, स्पेस होने के कारण कण एक नंबर क्या करता है, खिसक के यहाँ आ जाए, और ये 2 वाला खिसक के यहाँ चला जाए या इधर चला जाए, तो इनके कणों का स्थान क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि द्रव की सीमा के अंदर,
ध्रुव की सीमा के अंदर, इतने का मतलब है कि इस बाउंड्री सीमा के अंदर ही क्या करेंगे, कहीं भी घूम सकते, ध्रुव इस सीमा के अंदर कण कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है ना। अब कहीं भी घूमने का मतलब क्या है कि इस कण और इस कण के बीच आकर्षण बल कम होगा तभी तो ये इधर या इधर कहीं जा सकता है। यदि आकर्षण बल अधिक होता तो इन दोनों कणों का आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये दूर नहीं जा पाता। तो इसका मतलब ठोस की अपेक्षा इनके बीच आकर्षण बल भी क्या होता है, कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि कणों के बीच ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल लगता है, कम आकर्षण बल लगता, तो इनके बीच आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि मैं बात कर दूं तो जैसे जल हो गया, एल्कोहल हो गया, या हम कह सकते हैं दूध या मिल्क हो गया, या तेल हो गया इत्यादि। तो ये आपका द्रव अवस्था की बात करता है कि द्रव अवस्था में उनका क्या होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है कि द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित है परंतु आकार क्या है, अनिश्चित है। इनके कण ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। द्रव के अंदर सीमा के अंदर कण कहीं भी घूम सकते हैं। कणों के बीच जो लगने वाला कम आकर्षण बल होता है। तो ये हो जाता है द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट होगा वो होता है गैस अवस्था। गैस अवस्था जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गैस स्टेट, ठीक है ना, जिसे हम लोग स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं। अब गैस अवस्था में क्या किया जाए कि कोई पात्र है, उस पात्र में जो इनके कण होंगे, अवयवी कण ये बहुत दूर होंगे, बहुत दूर होंगे और जिगजैग मोशन पे कहीं भी घूम सकते हैं। तो जब दूर होगा तो इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, क्योंकि क्या आयतन निश्चित रहेगा, वेपराइजेशन हुआ, कहीं खुला मिला तो ये क्या करेंगे, वेपर के रूप में बाहर उड़ते जाएंगे। तो इनका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों ही अनिश्चित हो जाता है। तो पहला पॉइंट, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की मैं बात कर दूं कि इनके कण जो है, जो ये पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनके कण क्या होते हैं या अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इनके कण सबसे अधिक दूर होते हैं। इनके कण सबसे अधिक दूर होते हैं। अब दूर होने के बाद क्यों दूर होंगे, क्योंकि इनके कण बहुत ही दूर। अब दूर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा, तभी तो ये एक दूसरे के बीच बहुत दूर जाते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बता सकते हैं कि इनके बीच इनके कण, या हम लिख सकते हैं, या हम कंपन की भी बात कर दें कि इन कण को अपने निश्चित आयतन में घूमने के लिए पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो चाहे यहाँ जाए चाहे जहाँ जाए कैसे भी जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें स्पेस बहुत ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके कण घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से कहीं भी स्वतंत्र हो सकते हैं।
और स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, मतलब इनके कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, मतलब किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होगा, तभी ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते जैसे वायु या H2 गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेट्रा, मतलब कोई भी गैस होगी तो हम क्या कह सकते हैं, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, कण सबसे दूर होते हैं, कण घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल कार्य ही नहीं करता है। तो ये गैस अवस्था की हो गई। तो ये तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं, जो कि ये तीन प्रकार की अवस्था है द्रव या पदार्थ की, जो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था है। देखिए ये तीन तो अवस्थाएं हैं, लेकिन दो अवस्थाएं और इसमें खोजी गई हैं, जो हम नोट करके क्या लिख सकते हैं कि नोट करके लिख लीजिएगा कि जो अवस्थाएं, एक आपने सुना होगा कि प्लाज्मा, एक प्लाज्मा होता है, जैसे सन का या सूरज का या चंद्रमा का चमकना एक प्लाज्मा के कारण होता है, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसन, या फिर हम कह देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये टेम्परेचर पर होता है, ये क्या होता है, लो या निम्न टेम्परेचर के कारण होता है। ये सामान्य ताप पर ये अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एक चीज क्या, कि ठोस, द्रव व गैस, ठोस, द्रव व गैस के अतिरिक्त पदार्थों की दो अन्य अवस्थाएं या अवस्थाओं की खोज हुई है, जो साधारण ताप पर नहीं पाई जाती, जो साधारण ताप पर नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। अब ये होता है कि जब बहुत हायर टेम्परेचर होता है, क्या होता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वह एक अवस्था हो जाती है प्लाज्मा, और जब कम होता है तो वो हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये अवस्थाएं पाई जाती हैं इनके रूप में। तो ये दो अन्य अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के बात करते हैं कि ये कम और ज़्यादा में होती हैं। देखिए अब जो है वो जो द्रव्य है, द्रव्य क्या है कि द्रव्य की अवस्थाओं में आपस में अंतः परिवर्तन होता है। अंतः परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या डायरेक्ट ठोस को गैस में, या गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में, ये आपस में तीनों अवस्थाओं को अंतः परिवर्तन करते हैं। उनके आधार पर देखते हैं हम लोग क्या होते हैं। एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिएगा कि द्रव के अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, कैसा परिवर्तन होगा, अंतः परिवर्तन होगा। अब तीन प्रकार की अवस्था है, एक तो ठोस है, दूसरा क्या है, गैस है या द्रव है, और तीसरा क्या है, सॉरी, द्रव। ठीक है ना।
अब ये आपस में देखो अंतर परिवर्तन कैसे करते हैं कि जब कोई ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, किस में बदल जाए, ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलते हैं तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन क्रिया। और यदि वही गैस ठोस में परिवर्तित हो जाए, वही गैस किस में परिवर्तित हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे बोला जाता है प्रति ऊर्ध्वपातन, मतलब उसके एंटी हो जाएगा। अब यदि हम कहते हैं कि कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए, किस में परिवर्तित हो, द्रव में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब उसकी गलन हो रही है, वो गल रहा है। और जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब वो हिमायन कर रहा है, मतलब कि जम रहा है, हिमायन या जल रहा है, जमना भी बोल सकते हैं। अब एक चीज और आती है कि यदि द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, द्रव किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो रहे तो उसे कहा जाता है वाष्पन की क्रिया हो रही। और यदि गैस द्रव में परिवर्तित हो रहे इसका मतलब हम उसका संघनन कर रहे हैं, उसे एकत्रित कर रहे हैं। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन है कि वो आपस में किस प्रकार की अवस्थाओं का परिवर्तन करते हैं। कि जब ठोस को गैस में बदलना तो ऊर्ध्वपातन, तो यह कहे कि ऊर्ध्वपातन अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जो किसी ठोस अवस्था को गैस अवस्था में बदल देते हैं, जैसे कपूर, जैसे कपूर होता है कि नहीं, ठोस को द्रव में बदलना। और यदि कहते कि गैस से ठोस में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे प्रति ऊर्ध्वपातन अपक्रिया कहते हैं। कि मतलब ऊर्ध्वपातन अपक्रिया का बिल्कुल एंटी हो जाएगा तो उसे कहते हैं। अब यह आ जाता है कि जैसे ठोस से द्रव में बदलना है तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए वो गलने की प्रक्रिया करेगा, गलेगा। और यदि द्रव से ठोस में बदलते हैं तो उसको हिमांक के जमने की प्रक्रिया, जैसे बर्फ को है तो बर्फ ठोस अवस्था में उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गलाएंगे तो द्रव अवस्था में आ जाता है। और द्रव अवस्था को बर्फ बनाने के लिए फिर उसको हिमांक या क्या कहते हैं, ठंडा बहुत ज़्यादा करते हैं तो वह क्या कहता है, हिमायन की प्रक्रिया कहलाती है। द्रव से गैस में बदलने के लिए वाष्पन कहते हैं और गैस को द्रव में बदलने के लिए संघनन, मतलब गैस के कणों को बहुत ज्यादा संघनित एकत्रित करके और किस में बदल देते हैं, द्रव में बदल देते हैं। तो ये अंतर इंटर कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की बात की गई। ये तीन दो दो चार दो छह टाइप की डिफिनीशन होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट होगा तो ये हमारी देखिए जो बात हो गई है, हमने भौतिक अवस्था में बात कर लिया कि जो भौतिक अवस्था होती है वो भौतिक अवस्था तीन प्रकार की होती है, या तो वह ठोस होगा, या तो वह द्रव होगा, और या तो वह गैस होगा। और आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ लिया गया। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा क्या, कि पदार्थ या द्रव की रासायनिक अपक्रिया, कैसे रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे।